नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त यूपी की सियासत से बड़ी खबर, यूपी के चुनावी माहौल में इस वक्त हम आपको अपडेट कर रहे हैं। बड़ी खबर, आज यूपी बीजेपी की पहली लिस्ट आने वाली है। सबसे पहले 2 चरणों की लिस्ट जारी हो सकती है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि किसको मिलेगा टिकट और किसका कहां से पत्ता कटेगा। वो कौन चेहरा होगा जिसपे अब बीजेपी को भरोसा नहीं है। न्यूज़ 18 के पास बीजेपी के उम्मीदवारों की संभावित लिस्ट है जो आज जारी की जा सकती है बीजेपी की तरफ से। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि इत्मादापुर से राम प्रताप सिंह चौहान का टिकट कट सकता है। उनकी जगह पर धर्मपाल सिंह वो चेहरा है जिनको मौका मिलेगा। इसके अलावा और भी सिलसिलेवार तरीके से हम खबरें आपको बताते हैं। सीटवार की कहां से किसका पत्ता कटेगा। छोटे लाल वर्मा को टिकट मिल सकता है। फतेहपुर सीकरी से उदय भान सिंह को टिकट कटने की खबर है। उनकी जगह चौधरी बाबूलाल को टिकट मिलने की खबर है जो पूर्व सांसद रहे हैं। सूत्रों की माने तो मथुरा के गोवर्धन से कारिंदा सिंह का टिकट कट सकता है। उनकी जगह ठाकुर मेघश्याम को यह मौका मिलेगा। अलीगढ़ के बरूली से चौधरी दलवीर का टिकट कट सकता है। और सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि ठाकुर जयवीर सिंह को टिकट मिल सकता है। हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर से कमल मलिक का टिकट कट सकता है। उनकी जगह हरेंद्र चौधरी को मिल सकता है मौका। सूत्रों के हवाले से ये भी अगली खबर है। अमरोहा के नौगांव सादात से संगीता चौहान का टिकट कट सकता है। उनकी जगह देवेंद्र नागपाल को मिल सकता है। सूत्रों की माने तो मेरठ कैंट से सत्यप्रकाश अग्रवाल का टिकट कट सकता है। उनकी जगह अमित अग्रवाल को मिल सकता है। बिलसी से हरीश शाक्य को टिकट मिलेगा। आगरा के खेरागढ़ से महेश गोयल का टिकट कट सकता है। उनके बदले भगवान सिंह कुशवाहा को टिकट दिए जाने की खबर है। तो ये अभी संभावित लिस्ट है और जिसको लेकर बीजेपी 3 दिनों तक महामंथन कर चुकी है। बड़े लीडर्स की मौजूदगी में, अमित शाह की मौजूदगी, पीएम की मौजूदगी भी फाइनल राउंड में रही थी। और इस मंथन के बाद आज ये लिस्ट जारी की जा सकती है। लेकिन वो कौन कौन से चेहरे हैं जिन पे अब बीजेपी को भरोसा नहीं है। वो कौन कौन से चेहरे हैं जो 2017 से 2022 तक के सफर में अपने लिए एंटी इनकम्बेंसी ला चुके हैं और यही वजह है कि बीजेपी अब उनको जिताऊ कैंडिडेट नहीं मानती है। तो ऐसे चेहरों के बारे में भी हम आपको अपडेट कर रहे हैं। यतेंद्र शर्मा इस वक्त बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, एक तरफ तो हम लखनऊ की जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वहां गहमा गहमी इस बात को लेकर है कि वहां स्वामी प्रसाद मौर्य लाव लश्कर के साथ पार्टी ज्वाइन करने वाले। दूसरी तरफ सबकी निगाहें बीजेपी की उस लिस्ट पे जहां पे बड़े चेहरों को मौका और जो ऐसे चेहरे जो जिताऊ नहीं है उनका पत्ता कटेगा। देखिए, बिल्कुल 3 दिन तक लखनऊ से लेकर दिल्ली तक मैराथन मंथन चला था बीजेपी में और उस दौरान कुछ मंत्रियों ने भी रास्ता बदला, कह सकते हैं पाला बदला। उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, लेकिन बीजेपी अपने मंथन में लगातार लगी रही और इस दौरान उन्होंने भी कुछ नेताओं को ज्वाइन समाजवादी पार्टी से कराया। खासकर मुलायम सिंह परिवार में जो शिकोवात, जो सिरसागंज से जो विधायक थे हरिओम यादव, उनको बीजेपी में लाकर सेंध लगाई, उनके परिवार में एक बड़ा झटका दिया। लेकिन साथ ही अपने मंथन, जो खबर थी कि 172 सीटों पर लगातार मंथन हुआ प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुआ। 172 सीटों में से जो एक्सक्लूसिव जानकारी न्यूज़ 18 इंडिया के पास है, उनमें से कई विधायकों का टिकट कटा है जो मापदंडों पर खरे नहीं उतरे। पार्टी के जो सर्वे रिपोर्ट से उनके मापदंडों पर खरे नहीं उतरे, उनका टिकट काटने से कोई संकोच पार्टी ने नहीं किया। लेकिन ऐसे कई विधायक भी हैं जिनको फिर से मौका दिया गया। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि जिसमें गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और बागपत जिला ऐसा है जहां पर एक भी सिटिंग एमएलए का टिकट नहीं काटा गया। इसके अलावा मथुरा से एक बार फिर से ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा को मौका दिया गया है। वहीं छाता से जो चौधरी लक्ष्मीकांत हैं, जो योगी सरकार में मंत्री हैं, उनको भी मौका दिया गया है। अनिल शर्मा जो शिकारपुर से हैं, मंत्री हैं योगी सरकार में, उनको भी मौका दिया गया है। लेकिन फतेहपुर सीकरी से जो उदयभान सिंह थे, उनका टिकट काट दिया गया। इसके अलावा ऐसे कई नाम हैं। खैरागढ़ जो आगरा की विधानसभा सीट है जी, वहां से महेश गोयल, उनका भी टिकट। ये नाम सिलसिलेवार तरीके से हम अपने दर्शकों को अपडेट भी करें, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर अपडेट कर दूं मैं दर्शकों को, फिर मैं आपका रुख करती हूं। तो बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है और दिल्ली में 3 दिनों के महामंथन में बीजेपी ने 172 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की। माना यह जा रहा है कि कई ऐसे चेहरे हैं जिनका पत्ता तो कटेगा, लेकिन 3 जो बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश के लिहाज से, सीएम योगी आदित्यनाथ, 2 डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और इसके अलावा दिनेश शर्मा, ये दोनों भी चुनाव लड़ सकते हैं। विधानसभा चुनाव में इनको बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी और सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट से चुनाव लड़ सकते हैं
और इसके अलावा दिनेश शर्मा लखनऊ से उम्मीदवार हो सकते हैं। यानी साफ है कि बीजेपी अपने सभी कद्दावर नेताओं को चुनावी रण में उतार रही है। इस बात की संभावना, इस बात को लेकर चर्चाएं यतेंद्र पहले से ही चलने लगी थी कि ये तीनों बड़े चेहरे जो है वो चुनाव लड़ेंगे। और योगी आदित्यनाथ को लेकर तो बस ये क्लियर होना बाकी था कि वो कौन सी जगह होगी, मथुरा, गोरखपुर या फिर अयोध्या। फाइनल राउंड है कि अयोध्या ही वो सीट है। लेकिन इस बीच इन बड़े लीडर्स के चुनावी रण में उतरने का क्या असर देखने को मिलेगा। और एक सवाल एक और मैं ऐड करना चाहूंगी, 2017 से अगर हम 2022 के चुनाव की तुलना करें तो इस लिस्ट के जरिए क्या समझ में आ रहा है? क्या बीजेपी की अलग स्ट्रैटेजी 2017 की तुलना में नजर आ रही है? देखिए, जहां तक आपने पहला सवाल पूछा जो 3 चेहरों को लेकर, तो न्यूज़ 18 इंडिया ने ही सबसे पहले वो एक्सक्लूसिव खबर दी थी कि मुख्यमंत्री योगी इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उनके दोनों उप मुख्यमंत्री भी चुनाव लड़ेंगे। जो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं वो अपनी पारंपरिक सीट जो कौशाम्बी के पास है सिराथू, वहां से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर पार्टी एक बड़ी रणनीति के तौर पर काम कर रही है, इस वजह से उनकी सीट को लेकर खुलासा नहीं किया। तो अयोध्या या गोरखपुर या दोनों ही सीटों से योगी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अभी तक आपको बता दूं, जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई, उसमें अभी तक योगी की सीट को लेकर किसी भी तरह की कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन सोर्स हैं जो दावा कर रहे हैं कि अयोध्या या गोरखपुर से वो चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि न्यूज़ 18 इंडिया ने सबसे पहले खबर दी थी कि योगी आदित्यनाथ मथुरा से चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो उनकी जो 2 सीटें हैं या तो अयोध्या या गोरखपुर से लड़ेंगे। लेकिन आने वाले समय में जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, बीजेपी आलाकमान बैठेगा, तब इस पर चर्चा होगी। और इसके साथ ही जो बाकी जो आपने कहा कि 2017 से 2022 का क्या अंतर है, तो 2017 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जब चुनाव हो रहे थे, तो एक उम्मीद थी लोगों को कि उत्तर प्रदेश में कुछ नया होगा जब बीजेपी की सरकार आएगी और प्रचंड बहुमत के साथ योगी सरकार को, जो बीजेपी की सरकार को बहुमत दिया और योगी मुख्यमंत्री बने, तो आपको लेकर चुनाव किस तरह से होंगे, जनता जो चुनाव आयोग किस तरह से दिशा निर्देशों को फॉलो कराएगा, ये चुनौती तो है ही है। लेकिन जनता इन 2017 से 2022 के बीच में और 2012 से 2017 के बीच में अखिलेश सरकार का जो काम हुआ और योगी सरकार का जो काम हुआ, इनकी तुलना करके कामों की, जो विकास काम हुए उनकी तुलना करके, जो अपराध की बात योगी सरकार करती है कि पहले से कम हुए, उन पर लगाम लगाइए, उनकी तुलना करके वोट करेगी। जी बिल्कुल। इस बीच और भी बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन यतेंद्र मैं आपसे ये समझना चाहती हूं, ओबीसी के 3 बड़े और कद्दावर चेहरे पार्टी छोड़ चुके हैं, जिनका नाम हम अपने दर्शकों के सामने बार बार बता रहे हैं, जो मंत्री भी रहे हैं और आज स्वामी प्रसाद मौर्य जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी का रुख कर रहे हैं। अब बीजेपी की इस लिस्ट में कास्ट कॉम्बिनेशन किस तरीके से देखने को मिल रहा है, क्योंकि ओबीसी की बड़ी भूमिका रही है बीते तमाम चुनावों में, उत्तर प्रदेश में भी और पूरे देश का इतिहास उठा के देखें तो वहां भी। तो ओबीसी को साधने के लिए क्या तैयारियां है? इस 2 लिस्ट की अगर हम बात करें तो इसके जरिए मोटे तौर पे कुछ पता चल पा रहा है क्या? देखिए, आप ओबीसी चेहरे की बात कर रहे हो, जो 3 चेहरे छोड़कर गए हैं वो पिछड़े वर्ग से जरूर आते हैं, लेकिन अगर उनका इतिहास देखें तो कोई बहुत बड़ा जन समर्थन उनका देखने को नहीं मिला। अपने इलाकों में उनका जन समर्थन जरूर हो सकता है, लेकिन अगर पिछड़े वर्ग की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी, जो बीजेपी पार्टी दावा भी करती है कि सबसे बड़े चेहरा और सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर जाने भी जाते हैं, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भी चुने गए हैं, लेकिन पिछड़ों के नाम पर बीजेपी उनको पेश भी करती आई है। तो यानी माना जाए कि पिछड़ों का नेता अगर कोई है तो प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के हैं, उनके पास सबसे बड़े नेता हैं। इसके साथ ही स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री डॉक्टर केशव प्रसाद मौर्य, ये भी बड़े नेता के तौर पर, पिछड़ों के बड़े नेता। इनकी अगुवाई में 2017 का जब प्रदेश अध्यक्ष थे, उनकी अगुवाई में ही चुनाव हुआ था और पिछड़े एकजुट हुए थे, तो बहुत बड़ा श्रेय केशव प्रसाद मौर्य को भी जाता है। तो ये कहना गलत होगा कि जो 3 नेता छोड़कर गए हैं तो उसका पिछड़ों की राजनीति पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी के पास पहले से ही पिछड़ों के नाम पर, पिछड़े वर्ग के नाम पर जो राजनीति करते हैं, उनके हिमायत की बात करते हैं, वो बड़े नेता बीजेपी में मौजूद है। तो लेकिन जो अब चुनाव है, वो चुनाव में जनता ही तय करेगी कि किस तरह कौन किसके ऊपर विश्वास करता है। उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, बीजेपी कहती है कि 5 साल उनको वो आरोप क्यों नहीं दिखाई दिए, 5 साल वो सत्ता की मलाई में बैठे रहे, तो ये बीजेपी के आरोप है। लेकिन उनका कहना कितना जनता बीजेपी की सुनती है या जो नेता छोड़कर गए हैं उनकी सुनती है, पब्लिक के पाले में है और सवाल का जवाब पब्लिक का देना होगा, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो, बीएसपी हो, कांग्रेस पार्टी हो। लेकिन इस बीच में एक बार यतेंद्र आपका फिर से रुख करूंगी, एक बड़ी खबर फिर से हम अपने दर्शकों को अपडेट कर दे। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ सिंह का कहना है कि अगर मुख्यमंत्री योगी अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे तो प्रदेश में इसका अच्छा मैसेज आएगा। साथ ही विरोधियों पर तंज किया है उन्होंने कि अयोध्या दर्शन करने नहीं जाते। कहा कि देश में ओबीसी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी खुद हैं।
मैं ये मानता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जहां से भी लड़ेंगे बहुत अच्छा होएगा, मगर अयोध्या से लड़ेंगे तो उससे कहीं मतलब उससे ज्यादा अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। ये खाली अवध क्षेत्र का ही नहीं, ये पूरे पूर्वांचल में भी इसका बहुत बड़ा असर मिलेगा और मैं तो इतना ही कहूंगा पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा असर पड़ेगा और एक जो मैसेज है बहुत बड़ा है, क्योंकि जितने भी विपक्ष के मुख्यमंत्री रहे हैं वो तो अयोध्या से भागते रहे हैं और उसका कारण उनका एक ही था कि हम जो वोट बैंक है, विशेष रूप से जो मुस्लिम वोट बैंक है, उसके लिए वो अयोध्या राम का नाम तो आज जप लेंगे लेकिन वहां पे दर्शन नहीं करने जाना चाहते थे। अयोध्या से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुनाव लड़ने की खबर से संत समाज में बेहद खुशी है और संत समाज की तरफ से यह कहा जा रहा है कि हमने वक्त वक्त पे पीएम से भी मांग की है, दिल्ली भी हमने लेटर लिखा है। परमहंस जिन्होंने वक्त वक्त पे इस बात का जिक्र किया है कि हमारी भावनाएं हैं कि योगी यहां से चुनाव लड़े, उनको पहले सुनिए आप। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हम लोग बहुत दिनों से ये चाह रहे थे कि योगी श्री आदित्यनाथ जी अयोध्या से चुनाव लड़ें और इसको लेकर के हम लोग, मैं तो स्वयं जो है कई बार प्रधानमंत्री गृहमंत्री को हमने पत्र भेजा था कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी को अयोध्या से चुनाव लड़ाया जाए। तो ये जैसे सुनने को मिला तो ये एकदम ऐसा खुशी का ऐसा आ गई और पूरे अयोध्या में एक उत्सव का माहौल हो गया है। साधु संत धर्माचार्य अयोध्यावासी बेहद खुश हैं। उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अब अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए। समाजवादी पार्टी ने पहले चरण के लिए गठबंधन के 29 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। 29 उम्मीदवारों की लिस्ट में कौन कौन से चेहरे हैं ये भी हम आपको बताते हैं और गठबंधन में कौन है। जयंत चौधरी के साथ गठबंधन और 19 सीटें जो है उसको लेकर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जा चुकी है। लेकिन आज जो सबकी निगाहें टिकी हुई है समाजवादी पार्टी को लेकर, वो इस बात पर, वो लिस्ट को लेकर नहीं टिकी हुई है। दरअसल आज स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी का रुख कर सकते हैं और इसको लेकर गहमा गहमी बनी हुई है और समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर सबकी निगाहें हैं कि आज क्या दोनों ही खेमों की तरफ से शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। तो आज एक के बाद एक बड़ी खबर हम उत्तर प्रदेश की राजनीति से, चुनावी राजनीति से जुड़ी हुई जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी और उनकी सहयोगी पार्टी ने, जयंत चौधरी की पार्टी ने कैसे आज कल उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी, उस लिस्ट के बारे में हम आपको बता रहे हैं। और आज बड़ी बातें क्या होनी है इसके बारे में हम आपको अपडेट कर रहे हैं। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है। बीजेपी की लिस्ट आनी है और समाजवादी पार्टी अपनी पहली लिस्ट जारी कर चुकी है। इस बीच हम आपको यह भी बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य आज समाजवादी पार्टी का रुख करने वाले हैं, लेकिन इस बीच उनके साथ कौन कौन वो बागी विधायक होंगे, तो नाहिद हसन का नाम भी इस लिस्ट में है और इसके अलावा और कौन कौन से चेहरे हैं ये भी हम आपको बता रहे हैं। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। हालांकि कई चेहरों को लेकर सवाल भी उठे हैं और कैराना से नाहिद को टिकट दिया गया है, बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। और समाजवादी पार्टी के दफ्तर से शिवेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं। शिवेंद्र, सवाल उठाया है पहले लिस्ट, समाजवादी पार्टी की जो पहली लिस्ट है उसको लेकर बीजेपी ने। देखिए, ये सवाल उठाना उनका लाजमी भी है क्योंकि जिस वक्त कैराना में पूरा विवाद हुआ था उसमें नाहिद का नाम आया था, ऐसे में सवाल उठाया उन्होंने। लेकिन ये अभी चूंकि चुनाव का दौर शुरू हो रहा है तो आरोपों और प्रत्यारोपों का दौर चलता रहेगा और इस बीच सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इस पूरे चुनावी समर में पहली चाल समाजवादी पार्टी की तरफ से चल रही है। हालांकि बीजेपी किसी भी रूप में पीछे नहीं है और वो अपनी तरफ से कोई ना कोई ऐसी रणनीति जरूर बना रहे होंगे कि जिससे आने वाले दिन में धमाका हो। लेकिन आज
जो वक्त है उसमें समाजवादी पार्टी के दफ्तर में जो स्वामी प्रसाद मौर्य जिन्होंने इस्तीफा दिया, 3 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, उनमें से स्वामी प्रसाद मौर्य की अगुवाई में यहाँ पर ज्वाइनिंग का कार्यक्रम होगा। हम इस वक्त समाजवादी पार्टी के दफ्तर में हैं, जहाँ पर पूरा मंच सज चुका है, यहाँ कार्यकर्ता तमाम आ चुके हैं और वो जो बागी विधायक है जिन्होंने इस्तीफा दिया है उनके भी कितने लोग आते हैं ये भी देखने की बात होगी। लेकिन अभी चुनाव की घोषणा के बाद ये पहला ऐसा मौका है जब समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कदम उठाया गया है रणनीति के तहत। ऐसे में बीजेपी किस तरह से इसको काउंटर करती है और आने वाले दिनों में क्या रूप देखने को मिलता है ये भी बड़ी बात होगी। लेकिन आज खास वक्त इसलिए है समाजवादी पार्टी के लिए क्योंकि उनकी तरफ से जो दावे किए जा रहे थे कि कई मंत्री उनके संपर्क में हैं, उनमें से 3 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया और वो अपनी बात पर अटे रहे। लेकिन बीजेपी भी अभी कोशिश कर रही है कि जो रूठे हुए हैं उनको मनाने की कोशिश और जो आगे की आशंका होती है उसको कैसे संभाला जाए इसकी भी कोशिश कर रहे हैं। एक और खास बात यह है कि ये अभी इतनी शुरुआती वक्त की बात है कि ऐसे में समाजवादी पार्टी ने जो कदम उठाया है उसका किस तरह से बीजेपी काउंटर करेगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि बीजेपी के रणनीतिकार और सूत्र बताते हैं कि तमाम लोग ऐसे भी हैं जो उनके संपर्क में भी हैं। कोशिश शिवेंद्र चल रही है, लेकिन इस बीच में आपसे ये समझने की कोशिश करूंगी कि तारीखों के ऐलान के बाद और उससे पहले भी मौजूदा वक्त में ये सबसे बड़ी तस्वीर आज हमारे दर्शकों को मिलने वाली है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य के घर से लेकर सपा दफ्तर तक हम देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में उत्साह बहुत है और सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि उनके साथ कितने बागी विधायक पहुंचते हैं। शक्ति प्रदर्शन हो रहा है आज। क्या बताऊं मैं, एक मिनट रुक जाओ। देखिए एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन ही है और ये बड़ा सवाल होगा कि कितने लोग जो है उनके साथ पहुंचेंगे। लेकिन ये स्वामी प्रसाद चूंकि बड़ा चेहरा माना जाते हैं पीछे पिछड़ों के लिए, ओबीसीज के लिए, इसलिए उनका आना समाजवादी पार्टी के लिए मजबूती प्रदान करता है। लेकिन उसका कितना असर बीजेपी पर पड़ना है ये भी अभी वक्त बताएगा और इसके पीछे इसके बाद बीजेपी की क्या रणनीति रहेगी वो भी बेहद अहम है। लेकिन आज का दिन इसलिए खास है क्योंकि 3 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया और कितने उनके साथ विधायक यहाँ करके सदस्यता लेंगे, यहाँ पर कितने लोग समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे ये भी देखने की बात होगी। बिल्कुल, एक बार फिर से हम आपका रुख करेंगे क्योंकि बड़ी तस्वीर समाजवादी पार्टी के दफ्तर से और स्वामी प्रसाद मौर्य के घर से भी एक बार फिर हम आपका रुख करेंगे। लेकिन सिलसिलेवार तरीके से चुनावी माहौल को लेकर क्या क्या सवाल उठ रहे हैं, नाहिद को लेकर क्या सवाल उठाया है बीजेपी ने, ये हम आपको बताते हैं। बीजेपी ने कैराना से एसपी उम्मीदवार नाहिद हसन को लेकर सवाल दागे हैं और यूपी बीजेपी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है और ट्वीट में क्या कहा गया, हिस्ट्री शीटर को सपा ने बनाया अपना प्रत्याशी, जो जितना बड़ा अपराधी वो उतना बड़ा समाजवादी। और इसके बाद बीजेपी नेता संबित पात्रा ने भी ट्वीट किया है। संबित पात्रा का ट्वीट क्या कहता है, प्रदेश का अपराधी नंबर 1 बना समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी नंबर 1। अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में जिस कैराना से हिंदुओं का पलायन करने पर मजबूर किया था, आज उसी विधानसभा क्षेत्र से कुख्यात गैंगस्टर को प्रत्याशी बनाकर समाजवादी पार्टी कैराना को फिर से उसी कालखंड में ले जाना चाहती है। तो बीजेपी की तरफ से सवाल उठाए गए हैं। और चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की एक और बड़ी खबर, योगी सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य आज समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। उन्होंने दावा किया है कि उनके साथ 14 विधायक भी समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। बड़ी बात तो यह है कि बीजेपी छोड़ने वालों में ज्यादा वो नेता हैं जो पहले बीएसपी या फिर समाजवादी पार्टी में रहे हैं। एक दिन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने समर्थकों के साथ अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। उनके साथ बीजेपी के बागी एमएलए भी मिले। मौर्य ने दावा किया कि बीजेपी को 2017 से पहले वाले आंकड़े पर ले जाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य के घर के बाहर उनके समर्थकों की भीड़ जुटी है और ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। ये स्वामी प्रसाद मौर्य के घर के बाहर की स्थिति की औपचारिक मुलाकात समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से कराई गई है। सार्वजनिक घोषणा होगी। सार्वजनिक घोषणा के बाद जो सुनामी लखनऊ से चलेगी, उस सुनामी में भारतीय जनता पार्टी के परखचे उड़ जाएंगे। 2017 के पहले जो इनका आंकड़ा था, हम उस आंकड़े तक ले जाएंगे। 45 विधायकों की संख्या भारतीय जनता पार्टी की थी 2017 के पहले, उसी 45 के आंकड़े पे ले जाकर के इनको खड़ा करेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूं स्वामी प्रसाद मौर्य के घर पर और स्वामी प्रसाद मौर्य यहां से थोड़ी देर में वो निकलेंगे और समाजवादी पार्टी के कहां से आए आप?
से आए हो? हम लोग चिन्हट से आए हैं। चिन्हट से आए हो। कब से फॉलोअर हो स्वामी प्रसाद मौर्य के? हम लोग तो बहुत दिनों से फॉलोवर्स हैं। बहुत दिनों या सालों से? सालों से हैं। जैसे जब वो श्रम मिनिस्टर बने थे तब से हम लोग उन्हें जानते हैं। मुलाकात हुई थी इससे पहले कभी? इससे पहले कोई मुलाकात ही नहीं, क्योंकि मौका ही नहीं मिला। लेकिन आज आए हैं। जब वो बने थे तब हम लोग एक बार आए थे बजाने के लिए, तब मिले, तो उसके बाद आज आए हैं बहुत दिनों के बाद। आज आप यहाँ पर आए हैं हाँ। बजाने के लिए, तो बजाइए फिर। तो इस तरीके से उनके घर दूसरी एक तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। दूसरी तस्वीर देखिए किस तरीके से जो उनके समर्थक हैं ये लगातार यहाँ पर देखिए सुबह से ही यहाँ पर पहुँचना यहाँ पर समर्थकों का शुरू हो गया है। जोश है समर्थकों में। समर्थक जिस तरीके से कल हमने स्वामी प्रसाद मौर्य का तल्ख टिप्पणी देखा था, और उसी तरीके से आज उनके समर्थकों में जोश है। उत्तर प्रदेश के कोने कोने से स्वामी प्रसाद मौर्य के आवास पर उनके समर्थक पहुंच रहे हैं और यहाँ ढोल नगाड़े सुबह से ही बज रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुकेश वर्मा, बागी विधायक, जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य के घर पे पहुंचे हैं। क्या मैसेज आज आप देना चाहते हैं? आज हम बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी, परम आदरणीय उत्तर प्रदेश के बनने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री के हाथों में 85% की ताकत, 85% की ऊर्जा, नौजवानों की ऊर्जा, दलित, शोषित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और जनजाति की ताकत उनके साथ है। उनके साथ सरकार बनाएंगे। कितने विधायक, कितने लोगों के साथ आप जा रहे हैं आज? दो दर्जन से ज्यादा लोग हैं। हम सारे लोग 2 दर्जन से अधिक लोग हैं और दिन पर दिन इंजेक्शन लगेंगे। अभी इसके बाद फिर शाम को लगेगा। 2 और मंत्री आ रहे हैं, है ना? 2 और एमएलए आ रहे हैं पूरी तरह से। अपने मंत्री पद से इस्तीफे के बाद धर्म सिंह सैनी ने कहा कि मंत्रियों का इस्तीफा रणनीति के तहत हो रहा है। अमित इस वक्त हमारे साथ लाइव भी जुड़ चुके हैं और एक एक करके तस्वीरें और बड़ी बातें भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की गहमा गहमी क्या बता रही है? सीधे सीधे शक्ति प्रदर्शन है स्वामी प्रसाद मौर्य का और साथ ही साथ उन तमाम बागी विधायकों का जिन्होंने तय किया है कि ऐन चुनाव से पहले वो बीजेपी का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी का रुख करें। जी हाँ, बिल्कुल। और जो समय है स्वामी प्रसाद मौर्य का अपने साथी विधायक यानी जो बागी विधायक थे बीजेपी का, उनके साथ पहुंचने का, वो 12:30 बजे के आसपास वो समाजवादी पार्टी के दफ्तर में पहुंचेंगे। मैं इस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य के घर के बाहर हूँ। मैं वीडियो जर्नलिस्ट निजाम से कहूँगा कि तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पे कार्यकर्ता सुबह से ही इकट्ठा हो रहे थे। और अब इस सड़क पे आलम यह है कि कोई भी आ जा नहीं सकता, इतने ज्यादा यहाँ पर कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए। मैं घर के अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखाता हूँ। देखिए घर में जैसे ही आप एंटर करेंगे यहाँ पर ढोल नगाड़े यहाँ पर लगातार यहाँ पर बजाए जा रहे हैं। यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा और अंदर कई बागी विधायक भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ब्रिजेश प्रजापति भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं जो कि बागी विधायक हैं। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पर लगातार यहाँ पर कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंच रहे हैं और यहाँ पर देखिए कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा जोश है। इस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य अंदर घर में मौजूद हैं और यहाँ देखिए कार्यकर्ताओं में लगातार यहाँ पर काफी जोश है। यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं हर कार्यकर्ता स्वामी प्रसाद मौर्य से मिलना चाहता है और स्वामी प्रसाद मौर्य जो है इस वक्त अंदर कमरे में है और वो किसी से मिल नहीं रहा है, कार्यकर्ता से नहीं मिल रहा है। केवल जो बागी विधायक आ रहे हैं केवल उनसे ही वो मुलाकात कर रहे हैं। अंदर की दूसरी तस्वीर देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य बड़े चेहरे हैं, ओबीसी के बड़े चेहरे हैं, लेकिन कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इसका चुनाव में ये 10 मार्च के नतीजे ही बताएंगे। दूसरी तस्वीर हम आपको इस गैलरी की यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ देखिए किस तरीके से यहाँ पर कार्यकर्ता लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। यहाँ पर हर कोई बैनर पोस्टर के साथ यहाँ पर पहुंच रहा है। यहाँ देखिए तस्वीरें किस तरीके से राजनीति बदली है। स्वामी प्रसाद मौर्य की ये तस्वीर है, मुलायम सिंह यादव की तस्वीर ठीक उनके ऊपर और यहाँ अखिलेश यादव की तस्वीर है। चंद्रपाल सिंह सैनी ये वो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने ये बैनर पोस्टर लेकर यहाँ पर पहुंचे। तो तस्वीरें यहाँ पर साफ है, जोश बहुत ज्यादा है यहाँ कार्यकर्ताओं में। पूरे उत्तर प्रदेश से यहाँ कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, लेकिन 10 मार्च के नतीजे ये बताएंगे कि आखिरकार स्वामी प्रसाद मौर्य जो अपने आज शक्ति, एक तरह से कह सकते हैं कि शक्ति प्रदर्शन है ये, जिस तरीके से वो बीते कल 8 से 10 विधायकों के साथ अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे थे। आज इन तस्वीरों के जरिए भी बहुत कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन इस बीच और कौन कौन से चेहरे बाकी हो चुके हैं ये हम आपको बताते हैं। अपने मंत्री पद से इस्तीफा के बाद धर्म सिंह सैनी ने कहा कि मंत्रियों का इस्तीफा रणनीति के तहत हो रहा है, स्ट्रैटेजी के तहत हो रहा है। कौन किस दिन इस्तीफा देगा ये पहले से तय हो गया था। साथ ही दावा किया कि कुछ और भी लोग उनकी तरफ बीजेपी छोड़ने वाले हैं। तो जैसा कि हम भी आपको वक्त वक्त पे बताते रहे हैं
कि पहले से सब कुछ तय था? आपके साथ क्या और भी मंत्री हैं जो अभी और जा सकते हैं? हाँ, अभी और संख्या है, आप गिनते रहिएगा बारी बारी इसी तरह। भी नंबर बता सकें? नंबर के दावे बहुत किए जा रहे हैं। एक एक रोज करेगा। अच्छा, दो एक दिन में नहीं करेगा, एक एक रोज करेगा। आज तीसरा दिन है, तीसरे मंत्री ने क्या, कल को एक और करने वाला है सुबह ही। तो आपने तो मना किया था कि नहीं जाएंगे, लेकिन क्या वजह रही? क्या मनाने में? क्या मैं उन्हें ये कहता कि हाँ मैं जा रहा हूँ? अच्छा, तो अभी जब आपने इस्तीफे की बात कही उसके बाद देखिए सबके डे फिक्स हो गए हैं, कौन किस दिन देगा, कौन किस दिन देगा। मेरा आज का डे फिक्स था तो मैंने आज दिया। आज तक रोकने के लिए तो मुझे कुछ ना कुछ तो आप लोगों को रोकना था। तो आपके साथ और कौन से जो मंत्री हैं जिनसे क्या बात क्या हुई आपके? नहीं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मंत्री काफ़ी आने वाले हैं, विधायक बड़ी संख्या में आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को पूरे तरीके से आज बैकफुट पे है, मनाने पर लगी हुई है, विधायकों को मनाने पर लगी हुई है। जिन विधायकों के टिकट कट रहे थे उन्हें वापस करने पर लगी हुई है। कुछ चंद बागी विधायक नहीं है, बल्कि और ये लिस्ट लंबी हो सकती है, फहरिस्त लंबी हो सकती है। धर्म सिंह सैनी का ये कहना या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य का अमित ये संकेत देना कि और भी बागी चेहरे हो सकते हैं, ये शायद आज की शाम तक की तस्वीरें बहुत हद तक क्लियर कर देगी तस्वीर को कि आखिर वो बागी चेहरों की लिस्ट कितनी लंबी है। देखिए, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश भी यहाँ बीजेपी की तरफ से की जा रही है। सुखदेव सिंह हो या फिर सुनील बंसल, दो लोगों को, दो बड़े नेता, बड़े चेहरे बीजेपी को, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो डैमेज कंट्रोल करें। लेकिन जिस तरीके से कल धर्म सिंह सैनी ने ये दावा किया कि रोजाना एक मंत्री योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देंगे, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि दोपहर 2 बजे के बाद एक मंत्री इस्तीफा दे देते हैं, उनका रेजिग्नेशन लेटर जो है वो आ जाता है। तो अब देखना होगा कि आज दोपहर 2 बजे के बाद कोई इस्तीफा देता है कि नहीं। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ पर जिस तरीके से जो पहला शख्स मंत्री योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला वो स्वामी प्रसाद मौर्य थे, और जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने दावा किया था कि उनके साथ कई विधायक ज्वाइन करेंगे, कई विधायक योगी मंत्रिमंडल से कई मंत्री और कई विधायक जो है वो रिजाइन करेंगे, तो वो हम पिछले 2-3 दिनों से हम लगातार ये देख रहे हैं कि लगातार रेजिग्नेशन हो रहा है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि 14 विधायकों के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य दोपहर 12:30 बजे समाजवादी पार्टी के दफ्तर में औपचारिकता आज ये निभाई जाएगी कि वो समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। तो ये देखने वाला बात होगी कि इम्पैक्ट कितना पड़ता है इसका चुनावों में। स्वामी प्रसाद मौर्य का दावा है कि वो बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे, जिस तरीके से जो आंकड़ा 2017 से पहले था बीजेपी का, उसी आंकड़े पर पहुंच जाएंगे। तो वहीं जो बड़े चेहरे हैं बीजेपी के, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन लोगों ने आकर मोर्चा संभाला है और उन लोगों ने कहा है कि ये ऐसे लोग हैं जिन लोगों के टिकट काटे जा रहे थे। लेकिन आखिरकार 10 मार्च के नतीजे बताएंगे कि आखिरकार जनता क्या सोच रही है, जनता क्या देख रही है। और मैं एक बार फिर यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए ये कार्यकर्ताओं का जोश है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जैसे ही रिजाइन किया योगी मंत्रिमंडल से, उसके बाद से ही लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य के घर पे इस तरीके से कार्यकर्ता पहुंचने लगे। और आज जब एक उन्होंने पहले से किया था ऐलान कि आज 14 तारीख को बड़ा ऐलान करेंगे, और जो कल अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात हुई तो कार्यकर्ता सब समझ गए थे कि वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। तो इसके बाद ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में यहाँ कार्यकर्ता है। अमित, आपके जरिए सुबह से ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, और कब तक स्वामी प्रसाद मौर्य घर से बाहर निकलते हैं इस पे हम सबकी निगाहें। मैं एक बार फिर आपके पास लौटूंगी, लेकिन इस बीच एक और बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को दे दें। महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने बीजेपी छोड़ रहे बड़े नेताओं को मौसम वैज्ञानिक कहा है, और कहा है कि इन्हें पता होता है कि किसकी सरकार बनने वाली है, ये लोग मंत्री बने बिना नहीं रह सकते। कहा क्या, सुनिए आप। चुनाव के आसपास ये बड़े नेता दूसरे दलों के ये मौसम विज्ञानी की तरह होते हैं, और इन्हें पता होता किसकी सरकार बनने वाली होती है। ये मंत्री बिना बने रह नहीं सकते। तो ये दल बदल इसलिए करते हैं कि अब उन्हें पता है कि गांव में बड़ा विरोध है, जनता डंडे लेके बैठी है, तो लोग उससे उबे हैं, भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने पार्टी छोड़ने वाले नेताओं पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि पार्टी छोड़ने वालों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा और वो जहां से भी लड़ेंगे वो हारेंगे। कल्याण सिंह जी से बड़ा ओबीसी उत्तर प्रदेश में कोई नहीं रहा है और ना रहेगा। लेकिन ये भी सच है कि वो जब उन्होंने मुलायम सिंह या समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिलाया था तो उनके पास भी अच्छे रिजल्ट नहीं आए थे। सबसे बड़ा देश का ओबीसी जो है वो नरेंद्र मोदी जी है, देश के प्रधानमंत्री जी है, और उन्होंने अपने जो तार हैं
सब ओबीसी और दलित समाज के साथ जुड़े हैं, किसानों और युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ जुड़े हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का कहना है कि कुछ लोगों के बीजेपी छोड़ने से फर्क नहीं पड़ता है। सर्वे इनके खिलाफ था, इनके टिकट कटने की संभावना थी और यही वजह की पार्टी छोड़ दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वही लोग रिजाइन कर रहे हैं जिन लोगों के खिलाफ जहाँ से विधायक थे वहाँ की जनता ने इनके खिलाफ थी और इन विधायकों के खिलाफ ही एंटी इनकम्बेंसिंग था कि वोट थी और इसलिए वो जानते थे कि नहीं जीतेंगे। और ये जो है जो एक सर्वे होता उस सर्वे में भी इनके खिलाफ आया और इनको भी पता चल गया कि हम चुनाव नहीं जीतेंगे, इसलिए बीजेपी को छोड़ करके ये गए हैं क्योंकि इनके टिकट भी कटने की संभावना थी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, गरीबों के कच्चे घर से पक्के घर में रहने, मुफ्त गैस कनेक्शन, शौचालय, राशन और बिजली आदि से खुश नहीं होते विपक्षीगण। उन्हें तो अवसरवादी, गुंडे, अपराधी, भ्रष्टाचारी, अत्याचारी और स्वयं के लिए गरीबों, पिछड़ों, दलितों, जरूरतमंदों के नाम से योजना बनाकर लूटने में विकास दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी सांसद और अभिनेता रवि किशन के गाने यूपी में सब्बा का टीजर लॉन्च हो गया है। इस गाने में बीजेपी और सीएम योगी की यूपी में उपलब्धियों को गाने के जरिए बताया गया है। बताया ये जा रहा है इस गाने को लेकर कि पूरा गाना जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। आप सुनिए। बुरा बुरा गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय। हर हर महादेव शंभू शंभू। करुणा कैल हार बाहो जे कबो न रहल उ अब्बा। यूपी में सब्बा, यूपी में सब्बा। जय हो मोदी जी, जय हो महाराज जी। भारत माता की जय। बुरा बुरा गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय। हर हर महादेव शंभू शंभू। करुणा कैल हार बाहो जे कबो न रहल उ अब्बा। यूपी में सब्बा, यूपी में सब्बा। जय हो मोदी जी, जय हो महाराज जी। और इस बीच यूपी चुनाव से एक और बड़ी खबर, आज यूपी बीजेपी की पहली लिस्ट आने वाली है। सबसे पहले 2 फेज की लिस्ट जारी की जा सकती है। अब सबकी निगाह इस बात पर टिकी हुई है कि किसको मिलेगा टिकट और किसका पत्ता कटने वाला है। न्यूज 18 के पास बीजेपी के उम्मीदवारों की संभावित लिस्ट है जो आज जारी की जा सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है, एक सिलसिलेवार तरीके से हम आपको सीटवार बता रहे हैं। अल्दमापुर से राम प्रताप सिंह चौहान का टिकट कट सकता है, उनकी जगह पर किसको टिकट मिलेगा? धर्मपाल सिंह को। फतेहाबाद से जितेंद्र वर्मा का टिकट कटेगा, उनकी जगह छोटेलाल वर्मा को मौका मिलेगा। फतेहपुर सिकरी से उदय भान सिंह को टिकट कटने की खबर है, उनकी जगह चौधरी बाबूलाल को टिकट मिलने की खबर है जो पूर्व सांसद रहे हैं। और सूत्रों की माने तो मथुरा से गोवर्धन के कारंदा सिंह का टिकट कट सकता है, उनकी जगह ठाकुर मेघ श्याम को यह मौका मिलेगा। अलीगढ़ के बरौली से चौधरी दलवीर सिंह का टिकट कट सकता है। और सूत्रों के हवाले से खबर, ठाकुर जयवीर सिंह को यह टिकट मिलेगा। यहां से हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर से कमल मलिक का टिकट कटेगा, उनकी जगह हरेंद्र चौधरी को टिकट मिलेगा। अमरोहा की बात करें तो नौगांव सादात से संगीता चौहान को टिकट उनका कट सकता है, उनकी जगह देवेंद्र नागपाल वो चेहरा जिन पर बीजेपी भरोसा कर सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर, मेरठ कैंट से सत्य प्रकाश अग्रवाल ये वो चेहरा है जिनको टिकट कटेगा, उनकी जगह अमित अग्रवाल को भरोसे में लिया जाएगा। बिलसी से हरीश शाक्य को टिकट मिल सकता है। आगरा के खेरागढ़ से महेश गोयल का टिकट कट सकता है, उनके बदले भगवान सिंह कुशवाहा को दिए जाने की खबर है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश चुनाव से, जहां दिल्ली में 3 दिनों के मंथन में बीजेपी ने 172 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की है। माना जा रहा है कि बीजेपी जल्द ही अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम भी चुनाव लड़ सकते हैं, यानी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि केशव प्रसाद मौर्य सिराथू विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतर सकते हैं, तो दिनेश शर्मा लखनऊ से उम्मीदवार हो सकते हैं। यानी साफ है
बीजेपी अपने सभी कद्दावर नेताओं को चुनाव रण में उतार सकती है। सूत्रों की माने तो ये भी खबर है कि गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और बागपत जिले के सभी मौजूदा विधायकों को बीजेपी फिर से टिकट देने जा रही है। और यतेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। और कितना इंतजार करना होगा बीजेपी की इस लिस्ट के लिए, जिसके जरिए बहुतों को तो मौका मिलेगा, लेकिन बहुतों के चेहरे पर शिकन इस बात को लेकर है कि उनका पत्ता कटने वाला है, उनके हाथ निराशा। देखिए बिल्कुल मैराथन बैठक के बाद 172 नामों पर जो पहले 2 चरण और तीसरे चरण के कुछ नाम जहां पर विवाद नहीं है, उन नामों को हरी झंडी केंद्रीय चुनाव समिति, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम बड़े दिग्गज नेता थे, गृह मंत्री अमित शाह ने एक एक सीट को लेकर 2 दिन तक लगातार मंथन दिल्ली में किया। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में जो चुनाव समिति हुई उसने उन पर मोहर लगाई। न्यूज 18 इंडिया के पास वो एक्सक्लूसिव लिस्ट भी है जिन पर मोहर लगाई गई है, जिसमें से कई लोगों के टिकट कट रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, गाजियाबाद और बागपत और मुजफ्फरनगर के जो सिटिंग एमएलए हैं उनके लिए है कि इनमें से किसी का भी टिकट नहीं कट रहा है। इसके अलावा कई सारे सिटिंग एमएलए ऐसे हैं जिनका टिकट कट रहा है क्योंकि मापदंड पर वो लोग खरे नहीं उतरे और जो चुनावों में जीत के लिए जरूरी होता है उस पैमाने पर वो असफल साबित होते दिखाई दिए। तो उसमें गढ़मुक्तेश्वर से कमल मलिक का टिकट कटेगा, यहाँ से हरेंद्र चौधरी को देने पर सहमति बनी है। वहीं नौगांव सादात से संगीता चौहान, क्योंकि संगीता चौहान बड़ा नाम इस वजह से भी है, उनका टिकट कट रहा है क्योंकि वो प्रख्यात क्रिकेटर चेतन चौहान जो योगी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनकी पत्नी थी, उनकी जगह उनको टिकट दिया गया था, कोरोना से डेथ हुई थी, उनका भी टिकट कट रहा है। और देवेंद्र नागपाल को उनकी जगह लाया जा रहा है। मेरठ कैंट से सत्यप्रकाश अग्रवाल का टिकट काटा गया है, उनकी जगह पर अमित अग्रवाल को दिया गया। जो लक्ष्मीकांत वाजपेयी लड़ते थे। जी एक बार फिर से मैं आपका रुख करती हूँ। इस बीच फिर से हम दर्शकों को खबर अपडेट कर दें। उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में बीजेपी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। खबर यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री भी चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों के हवाले से यह खबर है, केशव प्रसाद मौर्य सिराथू विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, तो दिनेश शर्मा लखनऊ से उम्मीदवार होंगे। यानी साफ है कि बीजेपी अपने सभी कद्दावर चेहरों को चुनावी रण में उतार रही है ताकि इसका सीधा मैसेज जनता के बीच जाए। ये तीनों ही बड़े चेहरे यानी सीएम और दोनों डेप्यूटी सीएम, ये तीनों चेहरे चुनाव लड़ेंगे। यतेंद्र इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं। यतेंद्र का मैं फिर से रुख करती हूं। तीनों चेहरे को चुनावी मैदान में उतारना, इसका क्या मैसेज है और ये किस रणनीति के तहत हो रहा है? क्योंकि सीएम योगी को लेकर भी बीच बीच में ऐसी बातें होती थी कि वो चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, लेकिन अब बिल्कुल क्लियर है अयोध्या वो जगह जहां से वो चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए बिल्कुल न्यूज 18 इंडिया ही नहीं सबसे पहले एक्सक्लूसिव खबर दी थी कि बीजेपी ने अपने सभी बड़े चेहरों को उत्तर प्रदेश के चुनाव में उतारने का फैसला लिया है, जिसमें मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री भी होंगे। और मुख्यमंत्री कहां से चुनाव लड़ेंगे इसको लेकर भी लगातार अटकलें चल रही हैं, जिसमें अयोध्या भी है, गोरखपुर भी है, क्योंकि पहले 2 फेज के जो चुनावों पर जो समिति हुई, चुनाव समिति की जो मीटिंग हुई है उसमें अभी तक योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने पर कोई चर्चा नहीं की गई है। लेकिन माना यही जा रहा है अयोध्या या गोरखपुर से वो चुनाव लड़ सकते हैं। पहले मथुरा से अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन मथुरा से श्रीकांत शर्मा को ही टिकट दिया जा रहा है। इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य अपनी जो सीट है सिराथू सीट, वहीं से चुनाव लड़ेंगे और डॉक्टर दिनेश शर्मा लखनऊ से चुनाव लड़ेंगे। यानी साफ है, लेकिन क्योंकि अभी पहले 2 चरणों पर ही चर्चा हुई है, तो वो सीटें जो डॉक्टर दिनेश शर्मा की हैं या केशव प्रसाद मौर्य की हैं या योगी की हैं, वो बाद के चरणों में, तो जैसे ही उन चरणों पर चर्चा होगी इन तीनों की सीटों के बारे में भी फैसला ले लिया जाएगा। क्योंकि बीजेपी का आकलन है जब बड़े चेहरे चुनाव में उतरेंगे तो एक बड़ा माहौल बनेगा और माहौल का फायदा स्वाभाविक तौर पर पार्टी को मिलेगा। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी चुनाव लड़ते हैं तो पूरा पूर्वांचल और बिहार क्षेत्र को वो कवर करते हैं, उसमें एक पूरा माहौल बनाते हुए दिखाई देते हैं। तो बीजेपी की रणनीति यही है कि अपने इन चेहरों को भी जिनके नाम पर चुनाव में वो जा रहे हैं तो उनको उतारकर एक बड़ा माहौल तैयार किया जा सके। जी मैं फिर से रुख करती हूँ आपका, लेकिन इस बीच एक बार फिर से मैं अपडेट कर दूं अपने दर्शकों को। यूपी में बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आनी है और ये लिस्ट किस तरीके से क्या क्या रणनीतियां बताती है, इसके लिए हमारे सहयोगी यतेंद्र लगातार बीजेपी दफ्तर से मौजूद हैं। और यतेंद्र, मैं आपसे अब ये भी समझने की कोशिश करूंगी, बहुत सारी बातें हो रही है, बहुत गहमा गहमी के बीच, यानी बागी नेताओं के तेवर के बीच में ये लिस्ट आ रही है, यानी इससे एक मैसेज देने की कोशिश भी की जाएगी कि आपका अगर पत्ता कट रहा है तो आप अपने परफॉर्मेंस को देख लीजिए, क्योंकि बहुत पहले भी संकेत दे दिया गया था बीजेपी की तरफ से कि आपका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, पत्ता काटेंगे। तो एक मैसेज तो कार्यकर्ताओं में भी जाना है इस लिस्ट के जरिए।
देखिए बिल्कुल मैसेज दिया ही जाता है, और वैसे भी राजनीति में तू डाल डाल में पात पात वाला चलता है। जिनके टिकट कटने की संभावना होती है उनको भी पहले से पता होता है और वो दूसरे दलों की ओर रुख करते हैं, या मौसम विज्ञानी भी ऐसे लोग होते हैं जिनको पता है कि किसकी सरकार आती है तो वो उस दल की तरफ आते हैं। जिस तरह से बीजेपी में भी कई दलों के नेता शामिल हो रहे हैं, बीजेपी से भी दूसरे दलों में नेता शामिल हो रहे हैं, तो माना जा सकता है या तो वो मौसम वैज्ञानिक हैं या उनका टिकट उस पार्टी से कटना तय था, जिसकी वजह से ये पाला बदलने की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। तू डाल डाल में पात पात वाला एक चलता रहता है, एक पार्टी दूसरे पार्टी के नेताओं को लेती है, दूसरी पार्टी पहली पार्टी के नेताओं को अपने यहाँ लेती है। तो इस तरह का कश्मकश, जो राजनीतिक कश्मकश है, वो हमेशा चुनाव के दौरान, जब चुनाव आते हैं किसी भी राज्य में या लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो उस दौरान राजनीतिक पार्टियों में देखने को मिलता है। बिल्कुल यतेंद्र, मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगी क्योंकि यहीं से बड़ी खबर मिलने वाली है। बीजेपी की जो संभावित लिस्ट है पहले और दूसरे फेज की, वो आने वाली है और इसका हम सभी को इंतजार है।